नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। एग्जिट पोल के नतीजे जब आए हैं तो उसके बाद से एक अलग बहस शुरू हो गई है पूरे देश में इन नतीजों को लेके, या इन रुझानों को लेके, या इन अनुमानों को लेके सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष कहता है कि अगर एग्जिट पोल के परिणाम ऐसे हैं तो आप ये मानिए कि जो 4 जून को यानी परसों नतीजे आने वाले हैं उसके परिणाम इससे बेहतर होंगे। लेकिन विपक्ष, जिसने इस बार दावा किया है कि उसने बड़ी मेहनत के साथ चुनाव लड़ा है और हर आदमी विपक्ष के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था, उनका दावा है कि इस बार 295। आज राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने मूसेवाला को याद किया। उन्होंने कहा कि उसका गाना याद है ना कि 295, तो इंडिया गठबंधन 295 लेके आ रहा है। बड़ा सवाल है एग्जिट पोल के बाद। ये सवाल आपसे पूछे गए होंगे, आपके परिवार में पूछे गए होंगे, और यही सवाल हमसे लगातार पूछे जा रहे हैं कि आपका क्या अनुमान है। देखिए, अब अनुमानों का, कयासों का दौर मात्र कुछ घंटे और चलने वाला है। इन कुछ घंटों में धड़कनें बढ़ी हुई है, बीपी बढ़ा हुआ है, टेंशन बढ़ी हुई है, नेताओं को नींद नहीं आ रही है। और हम तो ये कह सकते हैं कि कल की रात तो वाकई में कयामत की रात हो सकती है। जब मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम खुलेगी परसों सुबह, और 11 बजे तक तय हो जाएगा कि इस देश की सत्ता किसके हाथ में आने जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाने जा रही है, या फिर इंडिया गठबंधन फिर से जो दावे कर रहा है वो सच हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब जानना जरूरी है। और कुछ अनुमान हम लोगों ने भी लगाए हैं। लगातार हम हरियाणा में दौरे करते रहे और हरियाणा की 10 सीटों को लेकर अनुमान काफी कुछ ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों का अनुमान भी कुछ ऐसा ही है। उनका मानना है कि एग्जिट पोल इस बार कम से कम हरियाणा को लेकर काफी हद तक ठीक भी है। कुछ एग्जिट पोल ने बीजेपी को 4 से 6 सीटें दी है। 4 से 6 सीटों का मतलब यह है कि बीजेपी 6 सीट गंवा सकती है या 4 सीट गंवा सकती है। बड़े सवाल है कि क्या इस बार विपक्ष ने इतना बढ़िया इलेक्शन लड़ा है कि 2019 में जिस बीजेपी ने सभी पार्टियों का सुबड़ा साफ कर दिया था, वही बीजेपी इस बार आधे आधे पे खड़ी है। 6 से 4 सीटों का मतलब तो 5 सीट भी हो सकती है, 6 से 4 सीटों का मतलब 4 सीट भी हो सकती है, और 6 सीटों का मतलब 6 भी हो सकती है। कुछ एग्जिट पोल ने बीजेपी को 7 सीटें भी दी है और कुछ ने 8 सीटें दी है। लेकिन यह तय है कि हर एग्जिट पोल ने इस बार बीजेपी को कम से कम हरियाणा में 2 सीटों का घाटा जरूर बताया है। और आपने देखा होगा पिछले इतने दिनों से जब हम शो कर रहे हैं, फील्ड में लोगों से बात कर रहे थे, तो हम भी यही अनुमान लगा के चल रहे थे कि 2 सीटें कंफर्म कांग्रेस पार्टी जीत रही है और 2 सीटें कंफर्म भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो 6 सीटों पर अभी भी अनुमान, कयास, इनका सब दौर जारी है। क्या होगा परसों सुबह जब ईवीएम खुलेंगी? मंगलवार का दिन है। किसका मंगल होगा और किसके लिए मंगलवार भारी पड़ने वाला है, ये बड़ा सवाल है। और एक बार फिर से हम एग्जिट पोल पे ही चर्चा करेंगे, लेकिन इस बार विश्लेषण हमारा होगा। इस बार चर्चा हम अपने अनुमानों की करेंगे, क्योंकि हम भी लगातार फील्ड में रहे हैं, अलग अलग लोकसभा सीटों में गए हैं, कैंडिडेट्स से बात की है, कार्यकर्ताओं से बात की है अलग अलग पार्टियों के। और बड़ी बात यह है कि इस बार हमने जनता से भी बातें की है, जानने की कोशिश की है मुद्दे क्या रहे और उन मुद्दों का
असर क्या रहा ये 4 तारीख को रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन कुछ अनुमान हम भी लगा सकते हैं और वही आपसे आज शेयर करना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है कि जब आप ये वीडियो देखना शुरू करें तो इस पे टिप्पणी और अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। हर आदमी जानना चाहता है कि हरियाणा में इस बार क्या होने जा रहा है, और इसका बेहतर अनुमान लगाने के लिए हमारे साथ नवीन धमीजा जी हैं। नवीन जी आप जानते हैं, जाने माने पत्रकार हैं और टिप्पणीकार हैं, लिखते हैं, चीजों को समझते हैं और देश की प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, उसकी नब्ज पहचानते हैं। नवीन जी, एग्जिट पोल तो कल आ गए जी डवास जी, लेकिन कुछ एग्जिट पोल वही बता रहे हैं जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे। कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को जो है 8 सीटें दे रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल 4। मतलब क्लियर वो लोग भी नहीं है जिन्होंने सर्वे किए हैं, और हम लोग क्योंकि फील्ड में रहे हैं, हमने देखा है। आज हम अपने दर्शकों के लिए खुलासा कर ही देते हैं कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिलने जा रही है। जो हमने अनुमान लगाया है वो एक बार अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे, एक बार मोटा अंदाजा बताते हैं और फिर सीट वाइज बात करेंगे, और कहां पे किस सीट पे किस पार्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, किस सीट पर किस पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है, और किस सीट पर अगर कोई पार्टी पिछड़ रही है तो उसकी क्या वजह है। आज के शो में पूरा विश्लेषण होगा। आप भूल जाइए जो एग्जिट पोल आए हैं उनको, आप भूल जाइए जो अलग अलग टीवी चैनल बता रहे हैं। नवीन जी और हमने मिलके जो सर्वे किया है आज उसकी बात करते हैं। नवीन जी। दवास जी, हम बात करें अगर हरियाणा की, हरियाणा में 25 मई को चुनाव हो गए थे जी, और चुनाव के बाद से जितने भी नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी पार्टी हैं, उम्मीदवारों के नेता, उनके आसपास के जो नजदीकी लोग हैं, वो उसी दिन से गुणा भाग में लगे हुए हैं कि कौन सी सीट वो जीत रहे हैं, कौन से विधानसभा से जीत रहे हैं, कौन से इलाके से जीत रहे हैं, कहाँ से वो पिछड़ रहे हैं, कहाँ से उन्हें कितने वोट मिल रहे हैं, कहाँ से उन्होंने बढ़त ली, कहाँ वो पिछड़ रहे हैं। देखिए, चुनावों में हमेशा ही जहां जहां चुनाव होते हैं, हर चुनाव के बाद नेता इस गणित में लग जाते हैं। गुणा भाग का ये गणित शुरू हो जाता है कि कौन सा नेता हार रहा है, कौन सा जीत रहा है जी। और इसी के साथ साथ अब ये देखें, जहां लोग बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास जाते हैं, बड़े बड़े इतिहासकारों के पास जाते हैं, लोग उनके पास जाते हैं जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, उनके पास जाते हैं, और वही सट्टा बाजार भी इन दिनों में गर्मा जाता है। बिल्कुल। हालांकि सट्टा बाजार की कोई लीगल अथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि लीगल नहीं है हमारे देश में, लेकिन फिर भी सट्टा बाजार को इग्नोर नहीं किया जाता। इग्नोर इसलिए नहीं किया जाता ना क्योंकि वहां पे भाव लगते हैं। देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार मुंबई माना जाता है जी। इस बार भी जो बड़े पत्रकार जो हमेशा सट्टे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कवर करते हैं, उनका अनुमान है कि 6 से 7 लाख करोड़ रुपए का सट्टा चुनावों में लगाया गया है जी, मुंबई के सट्टा बाजार के माध्यम से। देखिए, बहुत बड़ी रकम है। देश का बजट इतना नहीं होता जितना ये सट्टा बाजार में पैसा लगा दिया गया है। 6 से 7 लाख करोड़ रुपए का बजट, 41 लाख करोड़ का तो टोटल बजट है। हाँ, टोटल बजट है। मैं वही कह रहा हूँ, एक प्रदेश का बजट इतना नहीं होता जितना सट्टा बाजार में लगाया गया है। बजट नहीं होता 6 से 7 लाख करोड़ का। अगर हम बात करें सट्टा बाजार की, मुंबई सट्टा बाजार ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दिखाई थी 300 से 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई थी जी, और 303 सीटें उन्हें मिली थी जी। कांग्रेस को उन्होंने दिखाई थी 50 से 60 सीटें। 2019 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, और कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। यानी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा था लगभग बिल्कुल सटीक बैठ रहा था जी। और इस बार अगर हम मुंबई सट्टा बाजार की बात करते हैं, मुंबई सट्टा बाजार जब चुनाव शुरू हुआ, मुंबई सट्टा बाजार ने इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा रेट खोला था। उनका कहना था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 से 350 सीटें ले सकती है जी, और कांग्रेस उन्होंने 45 से 50 सीटों का उन्होंने अनुमान दिया। फिर 295 मूसे वाला कैसे याद आया गांधी जी को? आप ये देखिए, लेकिन राहुल गांधी को 295 मूसे वाला याद आ गया।
देखिए मैं आपको बताता हूं, सट्टा बाजार भी जैसे जैसे चुनाव होते चले गए चरणबद्ध तरीके से सट्टा बाजार का आंकड़ा भी बदलता चला गया। जी। सट्टा बाजार जहां 300 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा था, पहले और दूसरे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी को वो 275 पर ले आया जी, और कांग्रेस को वो ले आया 60 से 62 के आसपास। जी। आज सारे चुनाव पूरे हो चुके हैं, सारे चुनावों के बाद आज सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को 250 से 275 सीटें दिखा रहा है। जी। जो सट्टा बाजार का भाव है, जो मुंबई तो सट्टा ये बाजार तो सारे फेल हो गए, जो देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार माना जाता है। जी। देखिए उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है ये तो अब मैं नहीं कह सकता हूं एग्जैक्ट, मैं कहता हूं एग्जैक्ट फिगर तो हमारे को पता चलेगी मंगलवार को, जिस दिन ईवीएम खुलेंगी, जिस दिन काउंटिंग होगी, जिस दिन गिनती होगी, मंगलवार को पता चलेगा किसका मंगल होगा किसका अमंगल होगा, किस पर जीत होगी, कौन हारेगा, किस पर बजरंगबली की कृपा होगी और किसका लंका दहन होगा, ये उस दिन मालूम चलेगा। तो लेकिन सट्टा बाजार की अगर हम बात करते हैं, मुंबई का सट्टा बाजार बहुत बड़ा सट्टा बाजार माना जाता है और सट्टा उन स्टोरियों का ये कहना है कि बड़ी बड़ी पार्टियां हमें पैसा देकर भी कई बार अलग अलग राज्यों से वे अपना आंकड़ा खुलवाना चाहती है। वहीं वो सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, अगर हम हरियाणा की बात करें, दोनों को 5-5 सीटें दे रहा है। लेकिन फलोदी और भिवानी का सट्टा बाजार कुछ और बोल रहे हैं। देखिए हरियाणा में भिवानी का सट्टा बाजार सबसे बड़ा सट्टा बाजार माना जाता है। भिवानी का सट्टा बाजार, उत्तर प्रदेश में कानपुर का सट्टा बाजार, इन सट्टा बाजारों की भी बड़ी ऑथेंटिसिटी मानी जाती है। हालांकि कोई लीगलिटी नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं, वो तो सट्टा बाजार के हिसाब से लगा लेते हैं कि जो आदमी जा रहा है वो राइट मुड़ेगा या लेफ्ट मुड़ेगा, इस बात पे सट्टा लगा लेते हैं वो लोग। देखिए सट्टा बाजार पहले क्या था, पहले फोन पर सट्टा लगाया जाता था, क्योंकि सट्टा लगाने वाला आदमी हमेशा बड़े तरीके से सट्टा लगाता है, फोन पर सट्टा लगाया जाता था। लेकिन आज सट्टा बाजार की तकनीक भी बदल गई है, आज ऑनलाइन सट्टा चलने लगा है जी। हालांकि कई बार जो जिन लोगों को जानकारी नहीं होती वो सट्टा लगा देते, उनको लगता है हार गए तो हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। माना यह जाता है कि सट्टा बाजार इतना मजबूत है कि सट्टा बाजार से बड़ा आदमी भी बच नहीं सकता। अगर उसको देनदारी है तो उसे देनी पड़ेगी। सट्टा बाजार का भले कोई लीगल तरीका ना हो, लेकिन ऐसा ही माना जाता है कि सट्टा बाजार के जो लोग हैं वो इतने खतरनाक हैं, अगर कोई हार गया तो उससे वो लेकर के छोड़ते हैं। वो चाहे किसी के कपड़े बिक जाए, किसी का घर बिक जाए, लेकिन उसकी देनदारी वो बच नहीं सकता। तो आपकी बात, हालांकि सरकारें जानती हैं, सब कुछ है, लेकिन देखिए अब होगा क्या ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये सट्टा बाजार का आंकड़ा है। और जब अगर हम बात करें हरियाणा के चुनाव परिणामों की, आपने और हमने सारा हरियाणा घूमा, हम लोगों ने सर्वे किया, हम लोगों ने देखा। देखिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में किसानों का बड़ा असर रहा। किसान आंदोलन का असर इन चुनावों में नजर आया। पता नहीं जब किसान आंदोलन कर रहा था, सरकार को इस बात का अंदेशा नहीं हो पाया, इस बात का अनुमान नहीं हो पाया कि भी चुनावों में इसका क्या असर होगा। सरकार को लग रहा था कि हमारे देश की जनता की जो सोच है वो मोमेंटरी रहती है, बाद में सारे मामले ठंडे पड़ जाते हैं, उनको हम खुश कर लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान आंदोलन का असर इन चुनावों में दिखाई दिया जी। कम से कम देहाती इलाकों में तो भरपूर दिखाई दिया। देखिए हरियाणा में किसान की अगर बात करें तो जाट वर्ग ही यहाँ पर खेती करता है, वो कृषि करता है। और हरियाणा का जाट इस पर भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से नाराज नजर आया, पूरी तरीके से खफा नजर आया। और मुझे लगता है इसके परिणामों में भी ये दिखाई देगा, क्योंकि जाट वर्ग एक बड़ा वर्ग है हरियाणा में, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हरियाणा में सभी 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला नजर आया। कड़ा मुकाबला था, इसमें कोई शक नहीं है, और बेहद कड़ा मुकाबला था। दोस्तों, हरियाणा एकमात्र राज्य है पूरे संसार में जिसके उत्तर में दुनिया की इस धरती की सबसे नवीनतम पर्वतमाला शिवालिक है, और जिसके दक्षिण में इस धरती की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है। अरावली
में, क्योंकि पहाड़ है और पानी की कमी है, वहां सूखा है, और क्योंकि शिवालिक में अभी हरियाली है, तो हम क्यों ना हरियाली से शुरू करते हैं, शिवालिक की तरफ चलते हैं, उत्तर में सबसे पहले अंबाला से शुरू करते हैं। देखिए, अंबाला की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने वहां से बंतो कटारिया को चुनाव मैदान में उतारा जी। उनके पति रतनलाल कटारिया वहां से सांसद रहे, 2019 में वहां से सांसद बने। बिल्कुल। उनकी आकस्मिक मौत हुई और राज्य मंत्री भी बनाया था मोदी सरकार में कुछ समय के लिए। मोदी मंत्रिमंडल में कुछ समय राज्य मंत्री भी रहे, हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे वो जी। उनका लंबा राजनीतिक कैरियर रहा, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, तो पार्टी में उनका अपना एक वर्चस्व था, जमीनी नेता रहे वो। वाजपेयी जी के तो बड़े भक्त, हाँ, बड़े भक्त रहे वो। उन्हें पार्टी के जो बड़े केंद्रीय नेता हैं उनको नाम से जानते थे। और यही नहीं, चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतनलाल कटारिया से अपनी दोस्ती की मिसाल कायम करते हुए श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए जनसभा करी अंबाला में जी। अब ये देखिए, तो इससे पता लगता है कि वो कितने बड़े नेता रहे, उनकी कितनी बड़ी पकड़ थी, पार्टी के सभी नेता उन्हें जानते थे। लेकिन इसके बावजूद मुकाबला वहां कड़ा था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने फूलचंद मौलाना के बेटे को चुनाव मैदान में उतारा। वरुण मौलाना कांग्रेस के विधायक भी हैं जी। और फूलचंद मौलाना भी जैसे रतनलाल कटारिया जमीनी नेता रहे, फूलचंद मौलाना भी वहां से जमीनी नेता रहे। फूलचंद मौलाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वो हर आदमी से मिलते थे। उनकी ये आदत थी, वो जनता के बीच जाकर के बैठते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, अधिकारियों को फोन करते थे और काम होते थे। तो दोनों ही नेताओं की इस बार कड़ी मुकाबला था, कड़ी टक्कर थी, क्योंकि दोनों जनता से जुड़े हुए थे। ऐसा माना जा रहा था बंतो कटारिया को सिंपैथी वोट मिलेगा और उनके लिए प्रधानमंत्री ने जनसभा भी की। अब प्रधानमंत्री की जनसभा का कितना असर होगा, कितना फायदा बंतो कटारिया को मिलेगा, ये परसों पता चलेगा, 4 तारीख को जब जब अंबाला को लेके हम लोगों ने बात की, तो जब वहां पे लोगों से बातचीत की गई उस समय तक, क्योंकि 25 तारीख से पहले, वोटिंग से पहले की बातचीत है ये, तो लोगों का ये कहना था कि क्योंकि अंबाला लोकसभा में पंचकुला की भी 2 सीटें आती है, अंबाला की सीटें, यमुनानगर की भी सीटें हैं। लोगों को ये कहना था कि अगर यमुनानगर में ठीक ठाक वोटिंग हो गई तो ये भी हो सकता है कि वरुण मौलाना ये सीट निकाल ले। और यमुनानगर में तो भरपूर वोटिंग हुई है, तीनों सीटों पे भरपूर जबरदस्त वोटिंग। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, यमुनानगर उनका गढ़ है जी। अगर यमुनानगर में वोटिंग ज्यादा होती है तो उसका फायदा निश्चित तौर पे वरुण मौलाना को मिलेगा जी। और पंचकुला शहरी क्षेत्र है, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक शहरों में है और गांवों में लोग भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नाराज थे, चाहे वो किसान आंदोलन की वजह रही हो, चाहे वो अग्निवीर की वजह रही हो, या और इस तरह की कई वजहें थी जिसकी वजह से इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कई जगह तो लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें जगह जगह काली झंडे दिखाए गए, परेशानियां हुई। लेकिन ये बात सही है कि यमुनानगर में अगर वोटिंग हैवी हुई जैसा माना जा रहा था, तो उसका फायदा निश्चित तौर पे वरुण मौलाना को मिलेगा। देखना होगा, 4 तारीख आने वाली, परसों 4 तारीख है। लेकिन अंबाला का फैसला दोस्तों, अब की बार कुछ भी हो सकता है, ये सवाल है। और आप लोग पूछ भी रहे थे, एक हिंट हम लोगों की ओर से देने की कोशिश की गई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यमुनानगर में अगर बेहतर वोटिंग हुई है तो अंबाला सीट का क्या होने जा रहा है। दूसरी सीट है करनाल, कुरुक्षेत्र की बात करेंगे। पहले कुरुक्षेत्र की हम बात करें, यहाँ पे मुकाबला तिकोनिया था। और जब हम कुरुक्षेत्र को लेकर बात कर रहे थे लोगों से, हमने देखा कि जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से मैदान में थे, उनको सुशील गुप्ता को कैथल, कलायत, गोलाचिका और पुंडरी, यहां से जो सपोर्ट मिल रहा था वो
आश्चर्यचकित करने वाला था। वो ये बता रहा था कि किस तरह से, और उसके बाद जब हम लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल को लेके या नवीन जिंदल जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनको लेके लोगों से बातचीत की, तो एक परसेप्शन ये बनता हुआ दिखाई दे रहा था कि अगर अभय सिंह चौटाला ज्यादा मार्जिन या ज्यादा वोटें ले जा रहे हैं, उसका नुकसान देखो कांग्रेस को होता नजर आता है, कांग्रेस गठबंधन को होता नजर आ रहा है। हाँ। ये एक बड़ा मतलब एक सिनेरियो बनता हुआ दिखा कि जितनी वोटें ज्यादा अभय सिंह चौटाला लेंगे उतना नुकसान जो है सुशील गुप्ता को हो रहा है। देखिए डबाजी, ये बात बिल्कुल सही है, वहां त्रिकोणीय मुकाबला था और अभय सिंह चौटाला को हमेशा ग्रामीण वोट मिलता है, उनकी पार्टी गांवों में रही है, शहरों में। अब की बार तो उनको किसान संगठनों ने जो है सीधा समर्थन देने की कोशिश। देखिए, क्योंकि वो किसानों के समर्थन में उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और वो किसानों के समर्थन में आ गए थे। किसान इस वजह से ग्रामीण इस बार ज्यादा उनकी झुकाव उनकी तरफ था, लेकिन इस चुनाव में अगर उनकी वोट ज्यादा हुई तो उसका नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस प्रत्याशी को, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मिले नुकसान होगा, सुशील गुप्ता को इसका नुकसान होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल को चुनाव मैदान में उतारा, देश के बड़े उद्योगपति हैं। आप किसको दे रहे हैं ये सीट? सीधा सवाल देखिए, लोग जानना चाहते हैं। अंबाला भी हम ये मानते हैं कि आज की तारीख में कांग्रेस कहीं ना कहीं एज पे है, वो निकाल सकती है। दूसरी सीट कुरुक्षेत्र। देखिए, कुरुक्षेत्र में एज पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार सुशील गुप्ता नजर आ रही हैं। 2 सीटें हो गई, लेकिन वही बात है कि इसमें इनेलो के अभय सिंह को कितने वोट मिलेंगे। अगर अभय सिंह को ज्यादा बढ़त मिलती है, वोट 1 लाख से ज्यादा मिलते हैं, 1 लाख आ जाते हैं या उससे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार को होगा और इसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, ये गणित तो लोग समझ चुके हैं। अब तो लोग ये चाहते हैं, आप और हम बैठे हैं तो बता के उठे कि कितने, देखिए इसमें कितनी सीटें आ रही है किसको। इसमें एज पर सुशील गुप्ता नजर आ रहे हैं जी। हालांकि ये हम सीधा सीधा नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन नजर वो आ रहे हैं सुशील गुप्ता। ऐसा लग रहा है कि सुशील गुप्ता आगे। सुशील गुप्ता देखिए आज से नहीं, पिछले 1-1.5 साल से कुरुक्षेत्र में लगे हुए, वहां के लोगों के बीच लगातार जा रहे थे। तो दोस्तों, कांटे की टक्कर में फंसी हुई दोनों सीटों पर इस समय अंबाला और कुरुक्षेत्र में गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं, आगे एज पे। और अंबाला में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण मुलाला। तीसरी सीट है करनाल, बेहद हॉट सीट, पूरे प्रदेश की निगाहें इस पे। मनोहर लाल खट्टर उम्मीदवार, सामने दिव्यांशु बुद्धि राजा, नए कैंडिडेट। शायद बहुत से लोगों ने नाम भी ना सुना हो, लेकिन प्रचार जबरदस्त हुआ, चीजें अपने हक में करने की कोशिश की गई। होती हुई दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये नवीन जी बताएंगे। देखिए, हरियाणा की सबसे हॉट सीट रही करनाल। जी। करनाल में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के सुपर सीएम मनोहर लाल खुद चुनाव लड़ रहे थे जी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। जिस दिन वो उम्मीदवार बने उससे 1 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, अगले दिन उनके नाम की घोषणा होगी और वो उम्मीदवार बन गए। चुनाव मैदान में आए, जैसे उनके नाम की घोषणा हुई, चुनाव मैदान में हुई, एक बार तो सब आश्चर्यचकित हो गए। किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं था कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और पार्टी उन्हें चुनाव मैदान में उतारेगी, लोकसभा में उतारेगी। लोगों को तो यही लग रहा था ये अगली बार भी, तीसरी बार भी मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनी, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। किसी ने दूर तक नहीं सोचा था। 12 मार्च को तो उन्होंने इस्तीफा दिया, 16 मार्च को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी चुनाव आयोग ने, उन्होंने बता दिया कि इसी तारीखों का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, उसके बाद वो जो है कैंडिडेट हो गए, वो कैंडिडेट हो गए, वो उम्मीदवार बन गए। और वो सीट अब तक की सबसे हॉट सीट रही हरियाणा में। कांग्रेस ने युवा उम्मीदवार, युवा नेता दिव्यांशु बुद्धि राजा को चुनाव मैदान में उतारा। जब चुनाव शुरू हुआ तब लगा कि दिव्यांशु बुद्धि राजा तो इनके सामने कोई मायने नहीं रखता, वो उसकी शिकस्त होगी और मनोहर लाल भारी वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। उनके लिए सीट बड़ी आसान नजर आ रही थी। एक तो मुख्यमंत्री, ऊपर से उनके सामने नया कैंडिडेट, नया उम्मीदवार और युवा उम्मीदवार, युवा नेता जिसे जनता बहुत ज्यादा जानती नहीं थी। लेकिन दिव्यांशु बुद्धि राजा ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, उन्होंने कमाल का चुनाव लड़ा
उनके जो भाषण थे जनता उनसे बेहद प्रभावित हुई। जी देखिए मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है चुनाव कोई भी जीते, लेकिन दिव्यांशु बुद्धि राजा कांग्रेस नहीं, के आज बड़े तो नेता दर्शक बनेंगे कोई भी ही जीते वह। सुनना ही नहीं चाहते नवीन जी। आज तो दर्शक चाहते हैं, हमारे व्यूअर चाहते हैं कि आप सीधा बताइए कौन जीत रहा है करनाल में। देखिए मुझे लगता है सीट तो वहां से मनोहर लाल निकालेंगे, मुख्यमंत्री Yes. रहे हैं। यस, और क्योंकि कांग्रेस दोस्तों, भी इस हम सीट लोग भी को- जब करनाल में बात किए लोगों से तो मुकाबला कड़ा था, लेकिन जिस तरह से नवीन जी कह रहे हैं सीट मनोहर लाल जी निकाल सकते हैं, ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। जी जी जी, ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। और जब हम कांग्रेस से बात करते हैं, कांग्रेस ने इस बात के लिए रिव्यू लिया, अपने सारे नेताओं से बात करी, उम्मीदवारों से बात करी, तो कांग्रेस भी इसे भारतीय जनता पार्टी के खाते में मान के चल रही है। अगली सीट है सोनीपत, भीतरघात है ना, अधिकारियों पे आरोप, पदाधिकारियों पे पार्टी के आरोप, फलाना उसने साथ नहीं दिया, इसने साथ नहीं दिया, नतीजा आप बता दीजिए। देखिए सोनीपत भी हॉट सीट रही, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक जी बड़ोली को चुनाव मैदान में उतारा। और मोहनलाल जी ने इलेक्शन तो देखो, मोहनलाल शुरुआत जी में तो ने- ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए जब तक कांग्रेस के कैंडिडेट मैदान में नहीं थे तब तक सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आती दिखाई दे रही थी। हाँ, मनोहर लाल जी ने तो कह दिया था मजा नहीं आ रहा इलेक्शन लड़ने में। हाँ मैं वही कह रहा हूं, तब तक सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती दिखाई दे रही थी। मोहनलाल बड़ोली ने तो कह दिया था कि हमें तो चुनाव यहां से जीता पड़ा। पिछली बार 2019 में यहां से रमेश कौशिक चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी से, 14 में और 19 में। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनकी टिकट काटी, चेहरा बदला, अपने विधायक मोहनलाल बड़ोली को टिकट दी और चुनाव मैदान में उतारा। लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार अपना कैंडिडेट बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार आप देखें कांग्रेस ने जींद से चुनाव हारी थी, उसकी वजह से वहां से कांग्रेस लूज कर गई थी। हाँ, 3 सीटें जींद की आती है, सोनीपत लोकसभा में 6 सीटें विधानसभा की सोनीपत से आती है और 3 सीटें जींद, जुलाना और सफीदो वो विधानसभा आती है जींद जिले से। तो कांग्रेस कैंडिडेट इस बार जींद जिले से बिलोंग करते हैं। जी, जींद में उनका खासा प्रभाव रहा है, ब्रह्मचारी हैं, उनका एक बड़ा नाम है, लोग उनको पूछते हैं, उनको मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं, उनका एक बड़ा नाम है। हरिद्वार में तो वो राजनीति में सक्रिय रहे, हरिद्वार में बड़ा आश्रम है, सक्रिय रहे। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकट दी, उनको चुनाव मैदान में उतारा, बड़ा अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा। तो वहां पर जिस तरीके से मोहनलाल बड़ोली बार बार कह रहे हैं, रमेश कौशिक का नाम लेकर के कह रहे हैं कि उन्होंने मेरा विरोध किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक का नाम लिया, उन्होंने कहा कि सरकार के अधिकारी और कर्मचारी मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ थे, उससे लग रहा है कि मोहनलाल बड़ोली अपना चुनाव हार चुके हैं। उससे ये लगने लगा है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। तो दोस्तों आप 4 सीटें आप नोट करते जाइए। अंबाला कांग्रेस एज पे है, कुरुक्षेत्र त्रिकोणीय मुकाबला है, उसके बावजूद संयुक्त कैंडिडेट सुशील गुप्ता एज पे है, करनाल मनोहर लाल सीट निकाल रहे हैं, सोनीपत कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। 10 में से 4 सीटों का आकलन हो गया है और बड़ा सटीक आकलन हुआ है। उसके बाद आते हैं गुड़गांव। जी जी, गुरुग्राम में प्रत्याशी तो बड़ा मजबूत लेके आए थे, अब 4 तारीख को मंगल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा कांग्रेस का देखना पड़ेगा, लेकिन सामने उनसे भी ज्यादा मजबूत कैंडिडेट थे। देखिए गुड़गांव से भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह 5 बार सांसद रहे हैं जी। वो छोटी बात नहीं है 5 बार सांसद रहना। राज परिवार से उनके पिताजी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, ये 4 बार सांसद रहे, तो बड़ी बात है। अपने आप में हॉट सीट है, अपने आप में हॉट सीट है, बड़ा नाम है उनका, राज परिवार से हैं, एक राजा की तरह उनका रहन सहन, उनका सारा, उनको राजा जी के नाम से जाना जाता है। अहिरवाल में उनकी बड़ी पकड़ है और अहिरवाल की सीट मानी जाती है। लेकिन कांग्रेस ने भी वहां से
एक स्टार को चुनाव मैदान में उतारा। जी। राज बब्बर ग्लैमर का एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। देखो एक टाइम था फिल्मों में राज बब्बर का ऐसा नाम था, लोग उनके दीवाने थे। यार राज बब्बर सांसद भी रह चुके, सांसद भी रहे, आगरा से सांसद भी रहे, सांसद भी रहे, राज्यसभा रहे, वो सांसद भी रहे, और एक बड़ा ग्लैमरस नाम है, बड़ा नाम रहा। उनको उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा कांग्रेस से। हालांकि शुरू में तो सीट एक तरफा दिखाई दे रही थी, लेकिन राज बब्बर के चुनाव मैदान में आने के बाद उनका चुनाव प्रचार हालांकि लेट शुरू हुआ, सबसे आखिरी टिकट अनाउंस की गई हरियाणा में। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख आगे आती गई, 25 मई नजदीक आती चली गई, उनका चुनाव उठता चला गया। ऐसे लगने लगा कि चुनाव एक बार टक्कर में आ गया है। कहां एक तरफ राव इंद्रजीत थे और कहां ये चुनाव टक्कर में आ गया। तो ये कितनी टक्कर अब 4 तारीख को दिखाई दे रही है? देखिए, पंजाबी समुदाय अभी तक भारतीय जनता पार्टी का साथ देता रहा है, क्योंकि शहरी मतदाता भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो ब्राह्मण हो। राज बब्बर पंजाबी समुदाय से आते हैं। अब वो पंजाबी समुदाय को कितना अपने साथ जोड़ पाए हैं, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत यहां से सीट निकाल लेंगे, क्योंकि राज बब्बर ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो गुरुग्राम जो है वो बीजेपी निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों का अब तक विश्लेषण हो चुका है, और हम लोग इन 6 सीटों पे व्यक्तिगत तौर पे होके आए हैं। जो नवीन जी बता रहे हैं, 6 सीटों में लगभग वैसे ही परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बाकी 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन 6 में से 2 फिलहाल बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी या गठबंधन एज पे है। 7वीं सीट की हम बात करते हैं, 6ठी सीट की हम बात करते हैं, फरीदाबाद। जी जी जी, महत्वपूर्ण सीट है, महत्वपूर्ण सीट है, बेहद महत्वपूर्ण सीट। जी जी जी। देखिए, यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर जी 2014-2019 में लगातार 2 बार सांसद बने और मोदी मंत्रिमंडल में स्थान पाया। तो ये बड़ी बात है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल में उन्होंने स्थान पाया। और इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी लोगों में उनकी गिनती होती रही। यहां तक जब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे, वो फरीदाबाद के मुख्यमंत्री की तरह काम करते रहे कृष्णपाल गुर्जर। पिछली बार उन्होंने 6,38,000 के मार्जिन से चुनाव जीता था। देश में तीसरे नंबर की बड़ी जीत थी। बहुत बड़ा मार्जिन होता है, बड़ी सीट होती है। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, जब आदमी को जरूरत से ज्यादा मिल जाए, हद से ज्यादा मिल जाता है, तो वो आदमी का हजमा भी खराब कर देता है। इस बार हो रहा है। और ये जो 5 साल का उनका कार्यकाल था, ये कुछ ऐसा ही नजर आया। ये आप कभी भी देखें, कोई चीज अगर हमें स्वादिष्ट डिश मिल जाए, हमारे मनपसंद की हमारे को डिश मिल जाए तो और हम ज्यादा खा लें, हम किसी पार्टी में गए हों, और इवन आप ये देखो, जो पीने के शौकीन होते हैं, जब वो किसी पार्टी में जाते हैं और उसकी उनको दारू मिल रही होती है, वो भी 2 पैक फालतू पी लेते हैं। इसी तरीके के खाने का होता है, लेकिन उसका हाजमा आदमी को बाद में बिगड़ता है और उसका नुकसान होता है। आदमी कोई गोली लेगा, कोई दवाई लेगा, कोई रात को टहलता नजर आएगा। तो गोली दवाई तो काम कर रही है इस बार या नहीं कर रही है, या हो चुका? देखिए, कांग्रेस ने यहां से अपने महेंद्र प्रताप को, जो पुराने राजनेता हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस में उनकी बड़ी पकड़ रही है, एक बड़ा नाम रहा है कांग्रेस में। 5 बार विधायक रहे, 2 बार हरियाणा में मंत्री रहे हैं। बड़ी स्वच्छ छवि रही है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, बेदाग नेता हैं। यही कारण रही, जैसे ही कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा, उनका नाम आया मैदान में, तो जनता एक बार तो कांग्रेस की तरफ भाग पड़ी। वो चाहे शहर के लोग थे, चाहे गांव के लोग थे, लोगों को लगा महेंद्र प्रताप को गांव के लोग बाबूजी के नाम से जानते, तो लोगों ने कहा इस बार तो हम बाबूजी के साथ चलेंगे, बाबूजी के साथ चलेंगे। उन्होंने कहा कि भी, और दोनों ही नेता आप देखिए गुर्जर बिरादरी से आते हैं।
फरीदाबाद लोकसभा सीट में गुजरों के लगभग 4.5 लाख वोट हैं, बड़ी गिनती है वोटों की। और जब भी चुनाव होते थे गुजर मतदाता कृष्णपाल गुजर के साथ लग जाता था, लेकिन इस बार गुजर वोट डिवाइड हुआ, और डिवाइड भी जब हुआ तो ज्यादा संख्या महेंद्र प्रताप जी की तरफ चली गई जी। अब कृष्णपाल गुजर का हाजमा खराब हुआ, उन्हें पसीने छूटने लगे, दिन रात उन्होंने मेहनत की, भागदौड़ की। जिन लोगों को उन्होंने कभी फोन नहीं किए थे उन लोगों को वो फोन करने लगे, अपने विरोधियों के पास भी वो गए, उनके दरबार में भी गए, उन्होंने हर तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश की, कुछ माने कुछ नहीं माने। चुनाव बड़ा रोचक बन गया। उनके जो समर्थक ये कहते थे हम कभी आज तक चुनाव के लिए घर से नहीं निकले, हम यहाँ बैठे बैठे मैनेज करते थे, वो भी चुनाव मैदान में गर्मी में जाकर के वोट मांगने लगे। चुनाव बड़ा रोचक था, लेकिन मुझे लगता है कि आखिर में, क्योंकि एक तो पलवल का जाट मतदाता वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोदी के नाम पर आया जी। पलवल का जो जाट था वो कहीं ना कहीं डिवाइड होता नजर आया। गुजर जहां एक तरफा पहले 75% लगभग गुजर महेंद्र प्रताप की तरफ चला गया था, बाद में कृष्णपाल ने जब जाकर के उन्हें मनाने की कोशिश की, उनके सामने हर तरीके से बात की, उन्हें मनाया, तो कुछ परसेंट वोट दोबारा से वापस किसका जी। मुझे लगता है बाद में 60% वोट महेंद्र प्रताप की तरफ गया गुजरों का, और 40% कृष्णपाल की तरफ आया। जो हमने गांवों में लोगों से बातचीत की, सर्वे किया, लोगों से मतलब दवाई ले ली उन्होंने और वो ठीक हो रहे हैं। अब लग रहा है कि हाँ उनका हाजमा ठीक होता नजर आ रहा है, और ये लग रहा है कि वो स्वस्थ होते नजर आ रहे हैं। ये सीट बीजेपी के खाते ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में। तो दोस्तों करनाल, गुड़गांव या गुरुग्राम और फरीदाबाद 3 सीटें फिलहाल जो हमने आकलन किया है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, और अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत ये कांग्रेस के और कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। 6 सीटों का आकलन हो चुका है, 4 सीटें बची हुई है। बेहद महत्वपूर्ण ये चारों सीटें हैं। हम भिवानी चलते हैं जी डोभाल जी। तो बड़ा खेला हुआ, वहां भी बड़ा रोचक मुकाबला रहा। देखिए भिवानी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी जी की जो क्षेत्र महेंद्रगढ़ में रैली हुई ना, उसने बड़ा खेला किया। उसने देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं, जहां जहां नरेंद्र मोदी की रैली हुई वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को निश्चित तौर पे से फायदा हुआ है। महेंद्रगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी रैली होना और कांग्रेस से बंसीलाल परिवार को कांग्रेस द्वारा इग्नोर करना, टिकट ना मिलना, उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्योंकि हालांकि बंसीलाल का जो वोट बैंक है वो जाटों का है, और जाट भारतीय जनता पार्टी से वो नाराज। अच्छा, इस सीट पे कांग्रेस में आपसी मतभेद दिखाई दिए, लेकिन बीजेपी में नहीं दिखाई दिए। कांग्रेस में मतभेद दिखाई दिए, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ कोई ऐसे मतभेद दिखाई नहीं दिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने पुराने चेहरे, पुराने उम्मीदवार, पुराने सांसद को दोबारा टिकट दी, उसी को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा, धर्मवीर सिंह। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू में इलेक्शन ऐसे लड़ा जैसे खुद का इलेक्शन है। और आप देखिए जो पूरे प्रदेश में वोट पोल हुए और कम परसेंटेज हुई, उसके अपने हलके में सिर्फ 0.45% वोट कम हुआ है। देखिए जेपी दलाल बड़ा नाम है जी, पुराने राजनेता हैं। जेपी दलाल बंसीलाल जी के भी बड़े नजदीकी रहे, उनके पंच प्यारों में उनकी गिनती होती थी, सुरेंद्र सिंह के खासम खास माने जाते थे जी। और उनकी अपनी पकड़ है। लोहारू में आप देखें तो वो वहां से चुनाव उन्होंने, आप देखा अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, तो वो अपना चुनाव समझ के लड़ रहे थे। तो भिवानी महेंद्रगढ़ जाती हुई दिख रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ लगता है भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोबारा से जा सकती है। तो दोस्तों अब सीटों का जो संख्या हो गई है वो अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत, कांग्रेस और गठबंधन यही अटका हुआ है। करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, अब आंकड़ा 4-3 का हो चुका है। आगे बात करेंगे रोहतक लोकसभा सीट की, बेहद हॉट सीट। पिछली बार नतीजा सिर्फ आधे फीसदी 0.75
परसेंट पे जो है हार जीत का फैसला हुआ, 7,500 वोटों से। हाँ, 7,500 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा वहां से चुनाव हार गए थे। जो अरविंद शर्मा चुनाव जीते, उन्होंने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की जो बेइज्जतियां की है वहां पे अपनी ही पार्टी के, कभी कुछ बोल देना कभी कुछ बोल देना, और उसके बावजूद अगर पार्टी ने उन्हें दूसरी बार दीपेंद्र हुड्डा के सामने मैदान में उतारा, कुछ सोच समझ के उतारा होगा। लेकिन इस बार दीपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से तैयारी में लगे हुए थे, 2 साल से ऐसा लग रहा था कि वो इस इलेक्शन की जैसे वेट कर रहे थे। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ये भी बेहद हॉट सीट थी हरियाणा की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर है, अपना गृह जिला है, उनका गढ़ माना जाता है। और लोगों को इस बात का दुख था कि पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से चुनाव हार गए। लोगों को इस दुख की वजह से इस बार आप देखिए, रोहतक में अगर आपने देखा हो, जिस दिन मतदान था 25 मई को, रोहतक विधानसभा क्षेत्र में और उसके आसपास जो इलाके थे, वहां चुनावों की जो बूथ पे लाइनें थी, वो देखिए 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन थी। ऐसा लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि कहीं तुम छूट ना जाओ, पिछली बार की तरह कहीं नुकसान ना हो जाए। बड़ा भारी मतदान लोग कर रहे थे, लोगों में बड़ा उत्साह था। ग्रामीण क्षेत्र में तो था, शहर में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी शहरों में एकजुट है, लेकिन रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस का अपना प्रभाव है, वहां पर हुड्डा परिवार का अपना प्रभाव है। और खासतौर से दीपेंद्र इतने व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं कि शहरों में भी वो बाजार में दुकानों में जाते हुए दिखाई दिए, लोगों से मिलते हुए दिखाई दिए, और लोगों ने उनका बड़ा भारी स्वागत किया। पिछली बार दोस्तों दीपेंद्र हुड्डा को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, वो करीब 72,000 वोट की लीड भारतीय जनता पार्टी ने कोसली विधानसभा क्षेत्र से ली थी। वो 5500 के आसपास बहादुरगढ़ से हारे थे और कलानौर से भी उनको पीछे रहना पड़ा था, तो और रोहतक शहर से भी वो पीछे रहे थे। तो इस बार दीपेंद्र हुड्डा ने, माना यह जा रहा है, जितनी हमारी लोगों से बातचीत हुई है, लोगों के बीच गए और हमने सर्वे किया, ऐसा लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा ये सीट निकालते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी जब अपनी समीक्षा बैठक की, उस समीक्षा बैठक में उन्होंने ये मान लिया कि यहाँ पर हम कमजोर हैं। तो दर्शकों, आंकड़ा अब 4-4 का हो चुका है। 10 में से 2 सीटें बची हैं और दोनों बेहद महत्वपूर्ण। एक पे रणजीत सिंह चौटाला और जयप्रकाश का मुकाबला है। न बीजेपी कह पा रही है कि हम जीतेंगे और ना कांग्रेस कह पा रही है हम जीतेंगे। हिसार, देखिए, हिसार में कांग्रेस से जयप्रकाश और भारतीय जनता पार्टी से रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाया हरियाणा में, और मंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भाजपा ने उन्हें लोकसभा उम्मीदवार बनाया। चौटाला परिवार से 3 सदस्य चुनाव मैदान में थे इस बार लोकसभा से जी। लेकिन रणजीत चौटाला व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, उनका लोगों से व्यवहार, मिलना जुलना, तो वो काफी लोकप्रिय हैं। उस तरीके से उन्होंने कभी भी लोगों के साथ सख्ती से बात नहीं करी। उन्होंने लोगों का उनकी तरफ से मोहनलाल बड़ोले की तरह ये भी नहीं कहा गया, हालांकि वो तो रानिया से आगे चुनाव लड़े हिसार में, हालांकि हिसार से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो हिसार से चुनाव हारे लोकसभा का, उसके बाद से वो हर महीने एक निश्चित तारीख को हिसार जाते थे, लोगों के बीच, हाँ, लोगों से उनका मिलना जुलना लगातार रहा। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से, किसानों की वजह से उन्हें भी भारी विरोध का सामना वहां करना पड़ा। धीरे धीरे कम हुआ। गांवों में शुरू में जब उन्हें टिकट मिली, गांवों में उनका बड़ा भारी विरोध रहा, लोगों ने उन्हें काले झंडे तक दिखाए, लेकिन उन्होंने लोगों को स्वीकार किया। उन्होंने लोगों से कहा, हाथ जोड़ करके माफी मांगी। उन्होंने कहा, भाई मैं तुम्हारे बीच आया हूं, हो सकता है कोई गलतियां रही हो, हम उस गलतियों को सुधारेंगे। उन्होंने लोगों को, यहाँ पे सोनीपत की तरह कांग्रेस में देखने को मिला, तो कांग्रेस के नेता भिड़ गए, वीरेंद्र सिंह और जेपी भिड़ गए इलेक्शन खत्म होने के बाद कि मेरा साथ नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया जाता तो मैं जाता। देखिए डबास जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही है, मैं उससे बताऊं, वहां से कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी से टिकट के उम्मीदवार थे, दावेदारी कर रहे थे। दावेदारी कर रहे, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, लेकिन उन्होंने
कितना साथ दिया कितना नहीं दिया ये बात वो भी जानते हैं और रंजीत चौटाला भी जानते हैं। उन्होंने अपने भाषण में बड़े खुले तौर पे उन्होंने कहा हिसार की जनता का हाथ कहां जाएगा ये लोग समय आने पर बता देंगे। तो उनका जो ये बात थी कि हिसार के लोगों का हाथ कहां जाएगा, उन्होंने कहा हिसार की जनता को आप मजबूत करो, उनका हाथ मजबूत करो। उन्होंने अपने भाषण में जो ये शब्द कहे वो किस तरफ इंगित कर रहे थे ये वो जानते हैं और रंजीत चौटाला जानते हैं जी। और इसी तरीके से कांग्रेस की अब हम बात करें तो जेपी दलाल, जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार थे वहां। जेपी उनका सहारण गोत्र है वैसे। हाँ, सहारण गोत्र है। जयप्रकाश सहारण। जयप्रकाश भी जमीनी नेता हैं, मजबूत नेता हैं, वो कांग्रेस से थे। उन्होंने भी बड़ा अच्छा चुनाव वहां से लड़ा, बड़ा भारी जन समर्थन उन्हें मिल रहा था, उनकी रैलियों में खूब पब्लिक आ रही थी। तो चुनाव बड़ा कांटे का था, बड़ा नजदीक का चुनाव था। ये कह पाना कि वहां से कौन सीट निकालेगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी एज पे कहीं ना कहीं रंजीत चौटाला हो सकते हैं। तो आंकड़ा 5-4 का हो गया है। अगर एज पे हिसार में रंजीत सिंह है तो 4 कांग्रेस गठबंधन जीत रहा है और 5 सीटें 9 में से अब तक बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। आखिरी सीट सिरसा। देखिए, सिरसा से भारतीय जनता पार्टी ने अशोक तंवर को अपना उम्मीदवार बनाया है जी। अशोक तंवर कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से सांसद रहे, राहुल गांधी के कोर टीम के सदस्य रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके 36 का आंकड़ा रहा। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बहुत कोशिश की हरियाणा में जिला अध्यक्ष बनाए जाए, संगठन बनाया जाए। उन्होंने लाख कोशिशों के बावजूद, राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य होने के बावजूद वो संगठन नहीं बना पाए। वो बड़े मायूस हुए, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए जी। आम आदमी पार्टी में नहीं, उससे पहले तृणमूल गए पहले टीएमसी में गए, लेकिन टीएमसी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, तो टीएमसी में वो गए जरूर, लेकिन कुछ समय बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। लेकिन उन्होंने देखा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का भी कोई बड़ा जनाधार नहीं है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे थे। हरियाणा में उन्होंने कोई बहुत ज्यादा सभाएं नहीं करी, कोई मीटिंग नहीं करी, कम आते थे। तो उनको लगा कि भी हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने मौका मिला, मनोहर लाल जी के साथ उन्होंने दोस्ती गांठी, भाईबंदी निकाली और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें वहां से उम्मीदवार बना दिया गया। वहां से उन्हें टिकट मिल गई। टिकट मिलते ही सुनीता दुग्गल बिफर गई। 2019 में सुनीता दुग्गल वहां से चुनाव जीती थी, सांसद रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इस बार टिकट कटी तो वो बिफर गई। उनको लगा कि भी उनके हाथ से सत्ता ही नहीं गई, उनके हाथ से तो सारी पावर चली गई। देखिए, कोई भी हो, वो बात सुनीता दुग्गल की नहीं है, कोई भी एमपी हो और खासतौर से सत्ता दल का एमपी हो और उसके हाथ से टिकट चली जाए, उसके हाथ से उम्मीदवारी चली जाए, तो पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता भी उनको पूछना बंद कर देते हैं। जनता तो आना बंद कर ही देती है, पार्टी के लोग भी उन्हें तरजीह नहीं देते। उन्हें लगता है कि भी पार्टी हाईकमान इनसे नाराज है, पार्टी हाईकमान ने इनको साइडलाइन कर दिया है। उनका बिफरना अपनी जगह ठीक था और उनका इतना विरोध हुआ अशोक तंवर का कि 2 बार उनकी गाड़ियों पर लाठियां तक बरसाई गई। वहां से कांग्रेस की बड़ी नेता हैं शैलजा कुमारी, शैलजा भी प्रदेश अध्यक्ष रही। हालांकि वो भी सोनिया गांधी की कोर टीम में रही, सोनिया गांधी की बेहद नजदीकी रही, वो भी अपना संगठन नहीं बना पाई। सोनिया गांधी के नजदीक होते हुए भी उनका भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा रहा। और आप देखिए, उन्होंने वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके चुनाव में नहीं गए, लेकिन शैलजा की अपनी पकड़ बहुत मजबूत है।
वो भी वहां से जमीनी नेता रही हैं, जुड़ी हुई। उनके पिताजी सिरसा में लोकसभा चुनाव के दौरान घूमा, मैंने लोगों का उत्साह देखा था, भाई बातचीत की मैंने। शैलजा कांग्रेस की एक बड़ी नेता रही हैं, बड़ा नाम रहा है, सांसद रही, लोगों से जुड़ी रही, सांसद रही, केंद्र में भी मंत्री रही, उनके पिता सांसद रहे, बड़े राजनीतिक घराने से हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, लोगों के साथ उनका लगाव है, व्यवहार कुशल है, लोगों से प्यार से मिलती हैं, तो लोगों का बड़ा रुझान उनके साथ दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है कि सिरसा में उनकी पार्टी कमजोर थी, उनकी टक्कर नहीं तो थी। सिरसा जाती हुई सिरसा कांग्रेस के पास जाती हुई दिख रही है। दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज है। अब तक आपने जितने एग्जिट पोल देखे हैं, जितने विश्लेषण सुने हैं, मैं आपको बता दूं, ये ग्राउंड का विश्लेषण है, ये लोगों से बातचीत का विश्लेषण है, ये हमारा सर्वे है। अब ये 4 तारीख को तय होगा कि ये सर्वे कितना सटीक होता है, लेकिन नतीजा शायद यही रहने वाला है। 5 सीट भारतीय जनता पार्टी और 5 सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन। बाकी मंगलवार को पता चलेगा। लेकिन 25 साल 35 साल का अनुभव, अगर 25 साल से ज्यादा मुझे काम हो गया पत्रकारिता में करते हुए और 30-35 साल नवीन जी को हो गए हैं, तो अगर ये हम लोग पूरे प्रदेश में घूम के लोगों से बातचीत करके और सर्वे के आधार पे कह रहे हैं, तो नतीजे कुछ भी हो लेकिन इसके आसपास ही रहने वाले हैं। एग्जिट पोल ने क्या बताया है आपको और जमीन से क्या निकल के आया है, आप विश्लेषण खुद भी कीजिएगा और हमारे इस शो पे टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मैं फिर बता दूं, हमारी तरफ से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 5 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है 10 में से। बिल्कुल ठीक। और नवीन जी, लोगों की राय बेहद जरूरी है। हम इस शो के लिए, मैं बार बार कहता हूं, रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टिप्पणी जरूर कीजिए, आपकी टिप्पणी से हमारी भी राय बनती है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।